everyone, welcome back to Science Verse Vista. My name is Ritika and today we are going to study chapter 1 of class 10 science, chemical reactions and equations. These are the topics to be covered in this lecture. First we have what is a chemical reaction, what is chemical equation and how to write a chemical equation, then how to balance a chemical equation और उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. मेनली 5 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के. कौन से? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ. देखिए, इन सारे टॉपिक्स को हम एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज़ के साथ लेके चलेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छे से बिल्ड हो पाएगी. और चैप्टर बहुत ही इजी है. अगर आप इस लेक्चर को फोकस के साथ देखते हैं तो वीडियो के एंडिंग तक आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. जब भी किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है और उससे एक नया सब्सटेंस बन जाता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. इसको और अच्छे से समझने के लिए ये डेली लाइफ की कुछ सिचुएशंस हैं. इनको देखिए कि मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड. जब मिल्क से कर्ड बन जाती है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोबारा ये कर्ड से मिल्क बन जाए? आंसर इज़ नो. तो इट मीन्स अ न्यू सब्सटेंस हैज़ फॉर्म्ड. तो यहाँ पर आपको क्या होगा? एक चेंज देखने को मिलता है. दूसरा एग्जाम्पल है, जब भी आप किसी आयरन नेल या आयरन पैन को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे आफ्टर सम डेज़ उसमें एक ब्राउनिश या रेडिश कलर की कोटिंग आ जाती है. उस कोटिंग को जंग बोला जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन. तो मतलब यहाँ पर भी आप एक चेंज देखेंगे. ओके. उसके बाद आता है फूड इज़ कुक्ड. जब आपके मदर किचन में टी बना रहे होते हैं तो उस टी में क्या होता है? सबसे पहले गैस ऑन करनी पड़ती है जिसमें एलपीजी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बर्न होगी. उसके बाद पैन में वाटर डालेंगे, शुगर डिज़ोल्व होगी तो वहाँ पर भी एक चेंज होगा. एंड देन टी लीव्स डालेंगे तो वहाँ पर भी आपको कलर चेंज दिखाई देगा. तो मतलब वहाँ पर भी बहुत सारी रिएक्शन होती है. ओके, बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे. नेक्स्ट, डाइजेशन. तो हमारी बॉडी के अंदर जाके जब वो खाना डाइजेस्ट होता है तो उसमें भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और एक चेंज दिखाई देता है. नेक्स्ट, जब आप रेस्पिरेशन करते हो उसमें क्या होता है कि आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हो. कैसे? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जाके कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, गैसेस का एक्सचेंज हुआ है जिससे वो रेस्पिरेशन हो पा रहा है. ओके. तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि इनिशियल सब्सटेंस में कुछ ना कुछ चेंज आया है और यहीं पर ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई है. तो केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले आपका ज़रूरी है केमिकल चेंजेस का पढ़ना. आपने 9th स्टैंडर्ड में 2 टाइप्स के चेंज पढ़े हैं, फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज. तो पहले आपको वही रिमाइंड करा देते हैं कि 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं. फिज़िकल चेंज की कुछ सिचुएशंस होती हैं कि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कॉम्पोजिशन अनचेंज्ड होती है और रिवर्सिबल इन नेचर. ओके. इसका बेस्ट एग्जांपल है दिस वन, आइस टू वाटर. ये आइस है और मेल्ट होके इसने वाटर बनाया है. ओके. यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है. पहले भी वाटर ही था, अभी भी वाटर ही है. पहले सॉलिड फॉर्म में था, अभी लिक्विड फॉर्म में है. ओके. सेकंड कंडीशन क्या कहती है? कंपोजिशन अनचेंज्ड है. पहले भी H2O ही था और अभी भी H2O ही है. राइट. रिवर्सिबल इन नेचर. आइस से वाटर बन सकता है तो वाटर से आइस भी बन सकता है. तो ये वाला एग्जाम्पल इन तीनों कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है. तो इट मीन्स इट इज़ अ फिज़िकल चेंज. केमिकल चेंज में क्या क्या होता है? इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है और इरिवर्सिबल, मोस्टली इरिवर्सिबल होता है. ओके. और इसके कुछ साइंस होते हैं जैसे कलर चेंज होता है, गैस इवोल्यूशन, हीट निकलती है. ओके. और प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन. केमिकल चेंज का बेस्ट एग्जाम्पल वही वाला मैं अगर आपको दूँ, मिल्क टू कर्ड. इसमें अगर देखें नया सब्सटेंस बन गया है कर्ड,
इसकी कॉम्पोजिशन नेचर चेंज हो गया है, मिल्क का नेचर डिफरेंट होता है और कर्ड का डिफरेंट होता है। इरिवर्सिबल है, मिल्क से कर्ड बन सकती है, कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता है। साइंस होते हैं कुछ साइंस, वो हम अभी आगे बढ़ेंगे, सारी इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। ओके तो ये वाला एग्जाम्पल भी इन चारों कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ केमिकल चेंज। मैं आपको ये चेंज क्यों करा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे और वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको देखना है ये फिज़िकल चेंज है ये केमिकल चेंज है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फिज़िकल चेंज में मेल्टिंग आइस मैंने आपको करा दिया है। डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, जब आप सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो उसको इवेपोरेशन के थ्रू आप दोबारा रिकवर कर सकते हो, और यहाँ पर सॉल्ट की कोई कॉम्पोजिशन भी चेंज नहीं होती है, तो इट मीन्स इट इज़ अ फिज़िकल चेंज। केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, आपको मैंने पहले ही करा दिया था कि वो जो ब्राउनिश और रेडिश कलर की कोटिंग आती है वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, और यहाँ पर नया सब्सटेंस बन जाता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव बर्निंग ऑफ पेपर। जब आप किसी पेपर को बर्न कर देते हो तो क्या ये पॉसिबल है कि उसकी ऐश से दोबारा उस पेपर को बना पाओ? इट मीन्स इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज, राइट, एंड ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी recovered, so it is a chemical change. So I hope it is clear to all of you physical change and chemical changes। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको easily आइडेंटिफाई कर पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एग्जाम्पल में आपको केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज साथ में देखने को मिलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, इन बर्निंग ऑफ कैंडल के एग्जाम्पल में दोनों चेंजेस साथ में देखने को मिलते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इंडिकेटर्स। अभी तक आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू केमिकल रिएक्शंस का एक बेसिक आइडिया हो गया होगा, बट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसके कुछ की इंडिकेटर्स होते हैं कि या तो उसमें कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, इसका मैंने एग्जांपल आपको बताया था रस्टिंग ऑफ आयरन का, कि वहाँ पर एक ब्राउनिश या रेडिश कलर की कोटिंग आ जाती है और केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से कलर चेंज होता हुआ दिखाई देता है। गैस इवॉल्व होती दिखाई देगी, या फिर आपको टेम्परेचर चेंज दिखाई देगा। टेम्परेचर चेंज में दो कंडीशन हो सकती है, या तो टेम्परेचर घटेगा या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इट मीन्स हीट रिलीज़ हो रही है, और जिन टाइप ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है हीट रिलीज़ होती है तो इट मीन्स वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस टाइप ऑफ रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इन दोनों चीज़ों को हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, एक सॉलिड डिपॉजिट होता है जो बॉटम में जाके बैठ जाता है और वो अनडिज़ोल्व होता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ये भी चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी ये तीनों चीज़ें एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं उसमें हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम बहुत ही बेसिक लेके चल रहे हैं, कोई भी ऐसी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ हम बहुत ही प्रिसाइज वे में और एवरीडे लाइफ के एग्जाम्पल लेकर ही चल रहे हैं। नेक्स्ट आपकी चैप्टर 1 की जो पहली एक्टिविटी है वो कहती है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट फॉर्म्स अ वाइट ऐश एंड दैट ऐश इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक्टिविटी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके थ्रू ही आप आगे जो इक्वेशन वाली चीज़ें हैं वो पढ़ पाओगे, और उसमें दो चीज़ें आएंगी आपकी नई, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाली चीज़ें, ये दोनों आप वहीं पर पढ़ पाओगे। गॉट इट। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपको एक केमिकल रिएक्शन को एक वर्ड की फॉर्म में ना लिख के, सेंटेंस की फॉर्म में ना लिख के, उसको सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, और यही केमिकल इक्वेशन होती है। इसकी डेफिनेशन है, अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज एंड सिम्बल्स। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैंने बोला था कि मैग्नीशियम रिबन
मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, ओके। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप देखेंगे सिंपली मैंने क्या किया है, एक केमिकल रिएक्शन हुई और उसको सिंपली एक वर्ड्स की फॉर्म में प्लस साइन लगा के, एरो लगा के बस उसको रिप्रेजेंट किया है। उसको पूरा सेंटेंस ना लिख के एक प्रिसाइज वे में इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। इसी को बोलते हैं हम वर्ड इक्वेशन। गॉट इट। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि इस एरो की दो साइड्स हो गई हैं, एक हो गई है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी हो गई है राइट हैंड साइड। किसी भी केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड पे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। गॉट इट। इतना क्लियर है। यही चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो। और एरो का मतलब होता है रिएक्ट टू फॉर्म। सिंबॉलिक इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड एंड इक्वल एटम्स ऑन बोथ साइड्स। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, अभी इसको छोड़िए। कंडीशंस हीट कैटलिस्ट में बी रिटन अबव द एरो। अब यहाँ पर एक और नई चीज़ कि हमने यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, इट मीन्स उसको हीट दी थी, तो हीट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हीट का ये वाला भी साइन होता है। या फिर अगर हमने कोई कैटलिस्ट यूज़ किया है तो भी हम यहाँ एरो के ऊपर लिख सकते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस को और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए, उसको उसकी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो होते हैं कैटलिस्ट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कोई एसिड यूज़ किया जाता है, लेट्स सपोज यहाँ पर आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हो। गॉट इट। तो इतना होता है केमिकल इक्वेशन। अब आपने सिंपली क्या लिख दिया है, एक वर्ड इक्वेशन आपने लिखी थी। इस वर्ड इक्वेशन को और भी प्रिसाइज फॉर्म में और इसको और भी अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए सिंबल्स की फॉर्म में और केमिकल फॉर्मूलाज की फॉर्म में लिखा जाता है और उसी को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। गॉट इट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन्होंने वर्ड इक्वेशंस लिखी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं वाटर। सिंपली इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर लिखी है, हाइड्रोजन का सिंबल इज़ H2, ऑक्सीजन का सिंबल इज़ O2 एंड इन्होंने फॉर्म किया है 2H2O। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो यहाँ से इसका एग्जाम्पल ये वाला हो गया, कार्बन का सिंबल इज़ C, ऑक्सीजन का सिंबल इज़ O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मैंने आपको अभी बताया था वो मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी है जो कहती है कि मैग्नीशियम का सिंबल इज़ Mg, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है और इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। अब इसका जो सिग्निफिकेंस होते हैं, वर्ड इक्वेशन क्या कहता है, वर्ड इक्वेशंस आर ईजी टू रीड बट डू नॉट शो क्वांटिटीज़ एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड। ठीक है, ये सिंपली आपको हाइड्रोजन तो आपने यहाँ लिख दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा आपने हाइड्रोजन के कितने एटम्स लिए हैं। ठीक है, वहीं पर ऑन द अदर हैंड सिंबॉलिक इक्वेशन शोज एग्जैक्ट फॉर्मूलाज एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड। राइट, कि यहाँ पर आपने अगर हाइड्रोजन के 2 एटम्स लिए हैं तो यहाँ पर 2 लिख दिया है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं तो 2 आ गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिंपली हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन एंड देन केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन वर्ड इक्वेशन एंड देन इन सिंबॉलिक इक्वेशंस। राइट, नेक्स्ट वी हैव राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। सो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है कि पहले तो आइडेंटिफाई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यहाँ तक हम कर चुके हैं। पहले इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्या बताया था आपको, रिएक्टेंट आएंगे और राइट हैंड साइड पे आएगा प्रोडक्ट। ओके, फिर उसके बाद उनको एरो लगा के और इस तरह से लिख देना है वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। उसके बाद उनको सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करना है एंड देन उनकी फिजिकल स्टेट, ये चीज़ यहाँ पर ऐड होती है न्यू।
उनकी फिजिकल स्टेट आपको ब्रैकेट में लिख देनी है। देखिए आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही तीनों चीज़ें यहाँ पर हैं। सॉलिड है, सॉलिड को ब्रैकेट में स्मॉल s के रूप में लिख दिया जाता है। लिक्विड को ब्रैकेट में l, स्मॉल l, और गैस को ब्रैकेट में स्मॉल g। अब यहाँ पर 4th एक स्टेट ऐड होती है, एक्वस स्टेट, सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन इन वाटर इज एक्वस फॉर्म में। गॉट इट। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या है, मैग्नीशियम रिबन लिया था, सॉलिड फॉर्म में था, तो ब्रैकेट में स्मॉल s, प्लस ऑक्सीजन गैस की बात हो रही तो ब्रैकेट में स्मॉल g, एरो MgO था मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट ऐश इज़ अ सॉलिड, तो सॉलिड को लिखा है ब्रैकेट में स्मॉल s। राइट। तो यहाँ तक आपको ये चारों के चारों स्टेप्स क्लियर होंगे। गॉट इट। 4th स्टेप हमारे पास आ जाता है बैलेंस द इक्वेशन, इंश्योर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 5th जो स्टेप है, इट इज़ वेरी क्रूशियल एंड इसके बिना केमिकल इक्वेशन अधूरी होती है। अगर आपने एग्जाम में कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखी है विदाउट बैलेंसिंग तो आपको हाफ मार्क्स ही मिलेंगे, और कभी कभी तो एग्जामिनर हाफ मार्क भी नहीं देते हैं ऐसी इक्वेशंस पे। ओके, तो बैलेंस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बैलेंस क्यों ज़रूरी है। वाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बिकॉज इट फॉलोज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स आपने जितना मास रिएक्टेंट का लिया है उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। अगर आपने 1 kg ऑफ मिल्क लिया है, 1 kg ऑफ मिल्क लिया है, तो उससे प्रोडक्ट भी 1 kg ऑफ कर्ड ही बननी चाहिए। वाला एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि Mg प्लस O2 ने फॉर्म किया MgO। तो यहाँ पर कितना कितने नंबर ऑफ Mg लिए हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना लिया है, और कितने नंबर ऑफ एटम्स MgO के हैं, वो सारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये है आपका बैलेंसिंग इक्वेशन। राइट। तो अभी हमको देखना है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम पहले अपने वाला ही एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड ऑब्जर्व करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैग्नीशियम के कितने हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। काउंट करने के लिए मैग्नीशियम के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 एटम, राइट हैंड साइड पे 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड पे 1 एटम। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे 1 एटम है। तो इस 1 को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 2 को यहाँ पर रखने के लिए हम यहाँ पर हमेशा एक कोएफिशिएंट ऐड करेंगे। यहाँ पर ध्यान से सुनना आप ये चीज़, हम कभी भी सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते। सबस्क्रिप्ट होता है ये वाला जो आपने लिखा है नीचे। जैसे अगर मैं O3 लिख दूँ तो 3 इसमें सबस्क्रिप्ट है। अगर मैं S4 लिखूँ तो यहाँ पर 4 सबस्क्रिप्ट है। अगर मैं CO2 लिखती हूँ तो यहाँ पर 2 सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, तो हम सबस्क्रिप्ट को किसी भी केमिकल इक्वेशन में चेंज नहीं कर सकते। हमेशा कोएफिशिएंट यहाँ पर एक कंपाउंड के पहले ही ऐड होगा। गॉट इट। तो यहाँ पर हमने 2 किया, बट अब यहाँ पर इसको 2 करने की वजह से मैग्नीशियम ऑटोमेटिकली डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम के 2 हो चुके हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैग्नीशियम को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कोएफिशिएंट यहाँ पर ऐड करेंगे। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
सेम हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर वाटर का, कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के आपने ये एलिमेंट्स लिए और उससे वाटर फॉर्म हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट एटम्स करेंगे, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं। उसके बाद ऑक्सीजन अगर अनबैलेंस्ड है तो हम ऐड कोएफिशिएंट टू बैलेंस। ओके, ऐड कोएफिशिएंट, प्लेस कोएफिशिएंट एंड नेवर चेंज सबस्क्रिप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नेवर चेंज सबस्क्रिप्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो यहाँ से आपने कोएफिशिएंट को ऐड किया, प्लेस किया एंड देन उसके बाद फिर से रिकाउंट किया तो आपको ये बैलेंस्ड होती दिखाई दी। क्लियर। नाउ की रूल क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। गॉट इट। इसी को कंटिन्यू करते हुए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए सेम वही फॉर्मूला, सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं कौन कौन से हैं, उनकी साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। कैल्शियम के लेफ्ट हैंड साइड पर कितने एलिमेंट्स हैं, 1, ऑक्सीजन के 2, कैल्शियम के राइट हैंड साइड पर एलिमेंट 1 और ऑक्सीजन का 1। अगेन इट इज़ अनबैलेंस्ड, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर कोएफिशिएंट प्लेस करेंगे हियर। और जैसे ही आपने ये बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पर रखा तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम यहाँ पर डिसबैलेंस हो गया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इट इज़ बैलेंस्ड। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या तो आपको एक वर्ड इक्वेशन दे दी जाएगी और इसको सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एंड या फिर आपको कोई एक केमिकल रिएक्शन दे दी जाएगी पूरे सेंटेंस की फॉर्म में और उसको सबसे पहले आपको वर्ड इक्वेशन में की फॉर्म में लिखना है, देन उसको सिंबॉलिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद उसको बैलेंस करना है, या फिर बैलेंसिंग इक्वेशंस भी आ जाती हैं और विद स्टेट एंड सिंबल्स आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। और जो अगर कोई कैटलिस्ट यूज़ किया गया है तो वो कैटलिस्ट भी एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली या तो बैलेंस करने के लिए, वर्ड से सिंबॉलिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट है आपको ये सारे एलिमेंट्स विद देयर सिंबल्स पता होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ये 9th स्टैंडर्ड में आपने सभी ने पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाके NCERT 9th स्टैंडर्ड की उठाइए और उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स विद देयर सिंबल्स दिए हुए हैं, या फिर आजकल इंटरनेट पे भी सब कुछ अवेलेबल है तो वहाँ से उठाना, और वो सारे एलिमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, किसका क्या सिंबल है, कि किसका क्या केमिकल फार्मूला है। उसमें 9th में आपने ये सब सीखे हुए हैं, केमिकल फार्मूलाज़ को कैसे बनाते हैं। अगर अभी आप केमिकल फार्मूलाज़ नहीं बना पाए तो आप कोई भी इक्वेशन नहीं लिख पाओगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इन केमिकल फार्मूलाज़ को देख के डर लगेगा लिटरली। सो नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेट मी राइट हियर, एक्सोथर्मिक, व्हेन हीट रिलीजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेट्स सपोज ये कोई टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है। अब ड्यूरिंग द रिएक्शन जब आप इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ से टच करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी हीट फील होगी। इट मीन्स यहाँ से हीट रिलीज़ हो रही है। ओके, एक्सो मीन्स एग्जिट एंड थर्मिक मीन्स हीट, मतलब हीट का एग्जिट होना इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन जब हम आगे टाइप ऑफ रिएक्शंस में डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि एक केमिकल रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उस एनर्जी में कुछ भी हो सकता है, हीट भी हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है या फिर सनलाइट भी हो सकती है। तो जिस टाइप ऑफ रिएक्शन में ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक
रिएक्शन, और मेनली इसमें हीट रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आता है प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट में ये कोई टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन एक डिपॉजिट यहाँ पर आ जाता है बॉटम पे, और ये अनडिज़ोल्व होता है, अनडिज़ोल्व, और इसी केमिकल रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अभी ये आगे और डिटेल में हम जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मेनली 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड you can say redox reaction. Okay, so first we have combination reaction. देखो, combination means combine होके, मतलब combine होके एक single product form करना. Okay, the combination reaction is one in which 2 or more reactants combine to form a single product. इसका जनरल फॉर्मूला होता है कि ए कोई सब्सटेंस है और बी कोई सब्सटेंस है, इन्होंने दोनों ने रिएक्ट किया और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया, दैट इज़ ए बी। बेस्ट एग्जाम्पल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, बहुत बार आ भी चुका है, कि क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है दैन इट फॉर्म्स स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है इसको। ओके, आपने देखा होगा जब घर में वाइट वॉश होता है तो उसमें चूना में वाटर मिक्स करके उसको थोड़ी देर के रख दिया जाता है, तो उसमें बहुत सारे बबल्स आते हैं, और थोड़ा अगर आप बाहर से ही, वैसे तो मत करना ये एक्सपेरिमेंट, उसमें देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती है। तो यहाँ पर भी यही सेम लिखा है, दिस रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, इट रिलीजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ओके, तो अगर आपके पास ये आए कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल, स्लेक्ड लाइम वाला। ओके, सिंपली क्या है, क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ओके, क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि आपको कोई भी एक रिएक्शन दे दी जाएगी और आपको आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ दिस, कि ये कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको कॉम्बिनेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, प्रोडक्ट में अगर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक के लिए थोड़ा सा आपको ये चीज़ मेमोराइज़ करनी पड़ेगी कि किस में कहाँ हीट हुई है, वो जैसे जैसे आप आगे केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे आपको ये सब चीज़ें लर्न होती रहेंगी, बट उसके लिए आपको रिवीजन रिक्वायर्ड है। ओके, और भी इसके एग्जांपल्स है, जैसे आप कार्बन और ऑक्सीजन को जब इनकी रिएक्शन कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, फिर वाटर का एग्जांपल है, एंड देन ये वाला रस्टिंग ऑफ आयरन वाला। ओके, सो दीज रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब आपकी एनसीईआरटी में और भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। एक एग्जाम्पल आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का भी आता है, वो भी आपको कर लेना है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं एक्सोथर्मिक के, या फिर आपको ये रिएक्शन दे दी जाएगी और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, एंड एक आपका रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है वो भी एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करना। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव decomposition reaction. Decomposition reaction is a type of chemical reaction in which a single reactant breaks down into 2 or more simpler products. It is opposite to combination reaction. देखा आपने कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर ए बी फॉर्म हो रहा था, और जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हैं। गॉट इट। अब इसके लिए एनर्जी की फॉर्म में हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड्स। जनरल फार्मूला जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये वाला है। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये वाली नोटिस करना, ओके, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर कि जहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड, मेनली हीट रिक्वायर्ड होती है, वो
एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। ओके, एंडोथर्मिक मीन्स जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब मतलब कि उसको रिएक्शन को प्रोसेस कराने के लिए हीट रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, या फिर लाइट रिक्वायर्ड है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। गॉट इट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, और भी इसके आपको एग्जाम्पल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको करा देती हूँ। ये दोनों इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ये वाला एग्जाम्पल है आपकी एक एक्टिविटी के थ्रू इसमें दिखाया गया है कि एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को रखा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ओके, और ये ग्रे कलर फॉर्म करता है, और ये सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज किया जाता है। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है हमेशा आएगा आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज़ की जाती है। तो याद रखना, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जहाँ भी आपका ये वर्ड आ जाता है उसमें ये रिएक्शन आपको लिख देनी है। सिंपली क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर ब्रोमाइड को डिकम्पोज कराना। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। तो आई होप इट इज़ क्लियर। decomposition is just opposite to combination reaction and it forms 2 or more products from a single reactant. Next type of reaction we have displacement reactions. A more reactive element displaces a less reactive element from its compound in a solution. ध्यान से देखिएगा, इसका जनरल फॉर्मूला होता है A + CB। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने क्या बोला है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पर A इज़ मोर रिएक्टिव दैन B, तो इट विल डिस्प्लेस B एंड इट विल फॉर्म AC + B। ओके, इसका ये जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा। समझ आया? तो इसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एक्टिविटी के थ्रू ये इस एग्जाम्पल को दिखाया गया है। इसमें क्या है, एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये वाला आप यू कैन से, ये वाला जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और इसमें एक आयरन नेल को डिप किया जाता है। यहाँ पर Fe आयरन नेल और CuSO4 ये वाला सॉल्यूशन। यहाँ पर आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, तो इट विल डिस्प्लेस कॉपर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से जो आप ये टेस्ट ट्यूब A और B होती है जिसमें इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, फुल एक्टिविटी आपकी पूरी एनसीईआरटी में दी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन ये भी है। ओके, 110%। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या लिखा है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स एंड रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर फॉर्म्स ऑन द आयरन नेल बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। समझ आया? अब आपको सबसे जो बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है वो है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला एलिमेंट इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में एक टेबल आपको दिया हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ओके, तो आप वहाँ जाना, पेज नंबर 45 या 46 पे है आई थिंक, तो वहाँ पर से आपको ये वाला पूरा टेबल मिल जाएगा। इसी के थ्रू आपको ये पूरा का पूरा लर्न होना चाहिए, तभी आप ये वाली रिएक्शन कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप यहाँ देखिए, मैंने बोला आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। आप यहाँ देख सकते हैं, वेयर इज़ आयरन, आयरन इज़ हियर एंड कॉपर इज़ हियर, और ये है यहाँ से मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव की सीरीज़ इस तरह से हो रही है। ये वाले ऊपर वाले ये मोस्ट रिएक्टिव है, फिर इससे नीचे नीचे इनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। लेट मी चेंज द कलर, ये और भी ब्राइट दिखेगा यहाँ से। ओके, सो यहाँ से और भी ज़्यादा इससे रिएक्टिव होता है, इसलिए इसने कॉपर को डिस्प्लेस किया।
ठीक है। अब आप ये पूरी की पूरी सीरीज़ को लर्न कैसे करोगे? देखिए, इसके बहुत सारे निमोनिक्स हैं, सबके अपने अपने होते हैं, जिसको जैसा इजी लगता है वो वैसा कर सकता है। बट एक थोड़ा मैंने अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इजी वे में उनको बताने के लिए बनाया हुआ था एक निमोनिक। तो अगर आपको इजी लगता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ तो जैसा आपको इजी लगता है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैंने जो किया था वो था के से कल नानी ने केक मंगाया। ओके, कल नानी ने केक मंगाया और आलू ज़रा फीका पकाया। एच को थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से चटनी, अब कल नानी ने केक मंगाया था, एक पार्टी होगी उसके, मतलब इसलिए इट इज़ जस्ट अ निमोनिक, जस्ट टू रिमेंबर दीज थिंग्स, कि कल नानी ने एक पार्टी में केक मंगाया था और थोड़ा आलू के पकोड़े वकोड़े भी बनाए, तो आलू ज़रा फीका पकाया था। तो इससे सी से आप यू कैन से चटनी, कि चटनी है आगे आओ, कि इट्स ओके अगर उन्होंने फीका बनाया है तो हमारे पास चटनी भी है, आप आगे आओ। ओके, तो ये मैं थोड़ा जल्दी में इसका राइटिंग को आप देख लेना, कि कल नानी केक मंगाती है और आलू ज़रा फीका पकाती है और चटनी है आगे आओ। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स। मतलब जैसा आपको ईजी लगता है अपने अकॉर्डिंग आप अपना भी निमोनिक बना सकते हैं। गॉट इट। तो अब यहाँ से हम और भी इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी के ही हैं। तो एक है आपका ये वाला तो है ही, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर। दूसरा है ये वाला, पीबी ने डिस्प्लेस किया कॉपर को। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, तो ये है ना पीबी, यहाँ पर है, इसने डिस्प्लेस किया कॉपर को। कॉपर कहाँ है? यहाँ पर। अगेन इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इसने डिस्प्लेस किया। मतलब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी कर सकते हैं जब आपको ये वाला टेबल लर्न होगा। ओके, और ये वाला मैंने आपको बता दिया है। दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो रिमेंबर, ये आपको एक्टिविटी के थ्रू भी पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन आपका ऐसे ही आता है कि एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में वो उसको डिस्प्लेस क्यों करता है, उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। Next type of reaction we have double displacement reactions. A double displacement reaction occurs when two ionic compounds exchange their ions to form two new compounds. One of the products is often a precipitate, gas or water. See, इसका जनरल फॉर्मूला होता है कि लेट्स सपोज इसमें AB प्लस CD, ओके, दो सब्सटेंसेस हैं और इनके जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इनमें आयंस का एक्सचेंज होगा। आयंस का एक्सचेंज कैसे होगा कि A जाएगा D के साथ और B जाएगा C के साथ। ओके, तो इट विल फॉर्म AD प्लस CB। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अगेन लिखा हुआ है AB प्लस CD, तो इट विल फॉर्म A जाएगा D के साथ तो AD फॉर्म होगा और B जाएगा C के साथ तो CB। ओके, इसका ये आपका एक्टिविटी है। एनसीईआरटी में आपकी ये एक्टिविटी दी हुई है। जो ये इसका एग्जांपल है कि इसमें बेरियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब इनको आपस में ट्रीट कराते हैं तो इट विल फॉर्म BaSO4 और ये जो साइन होता है इट इंडिकेट्स प्रेसिपिटेट। जब ये नीचे डाउन एरो वाला साइन होता है इट इंडिकेट्स प्रेसिपिटेट और ये प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ओके, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और NaCl। ओके, तो इसमें BaSO4 इज एन इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट एंड इट इंडिकेट्स प्रेसिपिटेट एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो मैंने आपको अभी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन साथ में कराई थी वो वाला। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि राइट एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो यू कैन राइट दिस एग्जांपल कि जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो इट फॉर्म्स NaCl एंड बेरियम सल्फेट।
ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट वेरी वेरी इजी, आयंस का एक्सचेंज होता है और इस तरह से इसके जनरल फॉर्मूला है। कुछ अच्छा, ये पूरा यही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया अभी कि Na और SO4 आयंस फ्रॉम Na2SO4 स्वॉप पार्टनर्स विद बेरियम एंड क्लोरीन आयन फ्रॉम BaCl2, और ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और NaCl रिमेन्स इन सॉल्यूशन। सो वेरी वेरी इजी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारी फोर्थ रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये भी बहुत इजी है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। एग्जाम्पल वही वाला मैग्नीशियम रिबन वाला। देखिए, कोई रिएक्शन है, अगर आपने जब आप मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मिल गया है। यहाँ पर क्या बोला गया है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम। तो जिसके पास ऑक्सीजन आ जाता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। गॉट इट? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सब्सटेंस दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉजेज ऑक्सीडेशन। एंड नाउ ये कॉपर ऑक्साइड का भी एग्जाम्पल है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इट फॉर्म्स कॉपर एंड वाटर। तो यहाँ पर कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव रिडक्शन रिएक्शन, जस्ट ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ सब्सटेंस। यहाँ पर क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, और यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, सेम अगेन यही वाली रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉजेज रिडक्शन। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वेरी वेरी इजी। जिसको ऑक्सीजन मिल जाता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और जिसमें से लॉस होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ओके, अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों सेम टाइम पे होते हैं, बोथ अकर्स टुगेदर। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल, जब ZnO को कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Zn और CO ये फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? ऑक्सीजन किसको मिला? C को। तो ऑक्सीडाइज हुआ हमारा कार्बन, और लॉस किसका हुआ? तो जिंक ऑक्साइड। जिंक पूरा आप ये सिर्फ जिंक नहीं बोलेंगे, जिंक ऑक्साइड पूरा बोलेंगे। तो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू Zn and carbon is oxidized to CO. Here is a key tip: the oxidizing agent is itself reduced and reducing agent is itself oxidized. So this is your fifth reaction. I hope आपको पांचों की पांचों जो रिएक्शंस हैं वो सब क्लियर हो गई होंगी। हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, एक छोटा सा रिवीजन आगे देंगे। उससे पहले आपके कुछ और एक दो टॉपिक्स और रहते हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी के। कोरोजन क्या होता है? अ डिटीरियोरेशन ऑफ अ मेटल ड्यू टू ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वही वाला ये आपका पहले भी आ चुका है। रेडिश और ब्राउन कलर की रस्ट आ जाती है, उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है, उसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन आता है कि प्रिवेंशन फॉर कोरोजन क्या कर सकते हैं? पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, एलोइंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आयरन गेट्स, जब रस्ट हो जाते हैं, देखेंगे आप किसी के घर के बाहर का गेट आयरन का होगा तो उसमें बारिश के बाद कुछ 2-3 साल बाद आप देखेंगे उसका पेंट थोड़ा थोड़ा झड़ने लग जाता है और उस पर रस्टिंग होने लग जाती है। ब्रिजेस भी जैसे बहुत सालों पुराने जो ब्रिजेस हैं वो आज कोलैप्स हो रहे हैं, उसका यही रीज़न है, रस्टिंग। बिकॉज उन पे पेंट हुआ नहीं, मतलब पेंट तो क्या ही करेंगे, बट उनका कोई रेनोवेशन हुआ नहीं है तो उनमें कोरोजन आ गया है। एंड railing develops rust over time. Okay, rancidity is oxidation of fats and oils in food causing unpleasant smell and taste. इसका causes क्या क्या होते हैं? एक्सपोजर टू एयर, ऑक्सीजन, लाइट एंड मॉइस्चर ऑक्सीडाइज्ड फैट मॉलिक्यूल्स।
प्रिवेंशन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं, विटामिन सी एंड ई, वैक्यूम पैकेजिंग एंड रेफ्रिजरेशन, नाइट्रोजन फ्लशिंग। नाइट्रोजन फ्लशिंग इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना कि जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं उसमें जो वो हवा भरी होती है वो किस चीज़ की होती है, तो वो नाइट्रोजन की भरी होती है। बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम आ चुका है ये कि किसकी फीलिंग होती है, नाइट्रोजन गैस की भरी होती है। एग्जाम्पल है बटर, चिप्स एंड फ्राइड फूड टर्न रेंसिड व्हेन स्टोर्ड इम्प्रॉपरली। तो इसलिए जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं उनमें वो हवा भरी होती है, वो हवा किस चीज़ की होती है, नाइट्रोजन फ्लशिंग। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। प्रैक्टिस के लिए कुछ बैलेंसिंग इक्वेशंस मैंने दी हुई हैं, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपका और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। और कुछ एक ये की पॉइंट्स हैं जो कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज इसमें। फ़िज़िकल, सबसे पहले हमने फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंजेस की। फ़िज़िकल चेंज वो वाला जिसमें आइस से वाटर बनता है और इसमें ये रिवर्सिबल होता है, और केमिकल चेंज वो होता है जिस ये इरिवर्सिबल और इसमें नया सब्सटेंस बनता है, एंड ये इरिवर्सिबल इन चेंज होता है केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल। देन इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं कलर चेंज, गैस इवोल्यूशन, टेम्परेचर चेंज, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, एंड देन वर्ड एंड सिंबॉलिक फॉर्म। कैसे हमने एक केमिकल रिएक्शन को पहले वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखा, देन उसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखा, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन हुई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों ज़रूरी है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, बैलेंसिंग इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे किया वो आपने भी सब कुछ ऊपर देखा है और इसकी आप प्रैक्टिस भी करोगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन की 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन जस्ट ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और ये एंडोथर्मिक होती हैं। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जो जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और इसमें अपना वो कल नानी केक मंगाती है और वो वाला करके आपको सीरीज़ पूरा लर्न कर लेना है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होता है और इसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होती है। ऑक्सीडेशन में वही कि जिसको ऑक्सीजन मिल जाता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और जिससे ऑक्सीजन लॉस हुआ है वो रिड्यूस्ड एजेंट हो जाता है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इफेक्ट्स इन डेली लाइफ, कोरोजन आपने पढ़ लिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड डेंसिटी, स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो ये टॉपिक्स से बहुत ही ईजी हैं। तो थैंक यू।